सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों को इस पत्रकार वार्ता में संबोधित करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वो मीडिया के मित्रों को संबोधित करें। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस वार्ता में स्वागत है। कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर मेरा पटना आना हुआ है। प्रमुख कारण जननायक कर्पूरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसका रिव्यू और इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी एक प्रमुख विषय है। मित्रों, करीब 8 माह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इस देश में चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार जो चल रही है उसके चुनाव प्रचार के वक्त हम लोगों ने जो वादे जनता को किए थे, कुछ मुद्दों को उठाया गया था और कुछ जनता की समस्याओं का समाधान करने का हमने आश्वासन भी दिया था। उन सभी चीजों को समाहित करते हुए एक निश्चित रोड मैप पर मोदी सरकार चल रही है और इसके कारण देश की जनता में एक विश्वास के वातावरण की निर्मित हुई है। सबसे पहले बात करें महंगाई की। 10 साल से यूपीए शासन में महंगाई का दर कभी नीचे आने का नाम नहीं लेता था। 8 ही महीनों में महंगाई का थोक सूचकांक जो 6.5 से 7% के बीच में रहता था उसको 0 से 1.5% के बीच में सीमित कर लिया गया है। 8 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसके कारण देश के हर परिवार में 1500 से 4500 रुपये का बीच का बचत हुई है। मैं मानता हूं कि महंगाई कम होने के कारण देश की जनता राहत की सांस ले रही है और एक लंबे समय के बाद अच्छे शासन का अनुभव कर रही है। आजादी के 66 सालों के बाद भी देश की 60% जनता के हिस्से में आज तक एक बैंक अकाउंट भी नहीं आया है। 60% लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 15 अगस्त को जन धन योजना की घोषणा की और सितंबर माह में ही जन धन योजना को अमली जामा पहनाया गया और इस 8 महीनों में 11.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाकर इस सरकार ने एक विश्व विक्रम प्रस्तावित किया है और उसके साथ उनको 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा का भी फायदा पहुंचा है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रचना, ये 2 कदम के माध्यम से सरकार आने वाले दिनों में देश के लाखों करोड़ों बेकारों को काम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, उसकी दिशा में बहुत अच्छी पहल की है।
WTO में देश के किसानों को अपनी पैदावार के उचित दाम मिल पाए, इसके लिए एक साहसी कदम उठाते हुए हमने विश्व व्यापार संगठन में जिद्द से हमारा पक्ष रखा था कि हम किसानों को सपोर्ट प्राइस देने के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। और विश्व व्यापार संगठन ने एक अपवाद के नाते हिंदुस्तान की बात को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आर्थिक कूटनीति की दिशा में ये बहुत बड़ा विजय है। आदर्श ग्राम योजना घोषित कर हर सांसद, हर विधायक एक गांव को आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास करेगा। इससे हर जिले में 7-8 गांव आदर्श ग्राम बनेंगे। उनको देखकर धीरे धीरे सरकारें भी योजना बनाएगी, गांव के लोग भी आगे आएंगे और हर गांव आदर्श गांव की दिशा में आगे बढ़ेगा। काले धन का जहां तक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का प्रायोरिटी एजेंडा है। सरकार की रचना के बाद पहले कैबिनेट में पहला प्रस्ताव अगर कोई पारित हुआ है तो काले धन पर SIT की रचना का हुआ है। और 1.5 साल से जो सूची भारत सरकार के पास थी, 700 से ज्यादा काले धन के अकाउंट की इंफॉर्मेशन की, वो SIT को दे दी गई है और आज SIT इस पर कार्यवाही कर रही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते काले धन को वापस लाने में आड़े आ रहे हैं। उसके लिए भी विश्व में आम सहमति बनाने का काम और एक पहल मोदी जी के द्वारा ली गई। अगली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त थी। 150 से ज्यादा मंत्री समूह बनाए गए थे और एक भी मंत्री समूह निर्णय नहीं करता था। सभी मंत्री समूहों को एक ही दिन भंग कर सभी मंत्रालय के मंत्रियों को एम्पावर किया गया है और सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय के नीति विषयक फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय के गाइडेंस में लेते हैं। देश का योजना आयोग 50 साल से काम कर रहा था। कोई भी संस्था 50 साल के बाद अगर उसमें बदलाव नहीं होता है तो कालबाह्य हो जाती है। आज की देश की जरूरियातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नीति आयोग बनाने का फैसला किया है और नीति आयोग की रचना के अंदर राज्यों की हिस्सेदारी योजना बनाने के स्तर पर निश्चित की गई है। जब राज्य योजना बनाने के स्तर पर ही हिस्सेदार होंगे तो मुझे लगता है कि जो योजनाएं बनेगी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा और इससे हमारे संघीय ढांचे को बड़ी मजबूती मिली है। सालों तक कांग्रेस संघीय ढांचे की दुहाई देती रही, मगर भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल की है। एक नई टीम इंडिया का कंसेप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के सामने रखा है। पहले प्रधानमंत्री, भैया इसको चालू करो, पहले प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही टीम इंडिया हुआ करता था। अब प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और सारे देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, एक बृहद टीम इंडिया की कल्पना लोगों के सामने रखी गई है। 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहल ली गई है, उस पर काम चालू हो गया है। स्वच्छ भारत का अभियान और ये नारा न केवल भारत की जनता को संस्कारित करता है, स्वच्छता का भाव की जागृति करता है, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय इकाई, ये तीनों इकट्ठा मिलकर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाए, इस तरह का प्लानिंग भारत सरकार कर रही है और 2019 में हम स्वच्छ भारत की निर्मित कर पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। जो विकास दर देश की हम यूपीए को देकर गए थे वो 8.6 थी। यूपीए ने 10 साल के शासन में उसको
4.6% पर पहुंचाया और हमने 4.6 की विकास दर को एक ही तिमाही में 5.7 पर पहुंचाने में सफलता हासिल की है। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी सिद्धि है। गंगा का स्वच्छता का अभियान एक आदर्श मॉडल खड़ा करेगा, जिसके आधार पर देश की सभी नदियों को स्वच्छ और अविरल करने का एक अभियान हाथ में लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि देश की कृषि को बढ़ावा देने के लिए, नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और जलवायु परिवर्तन को संरक्षित करने के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। रक्षा क्षेत्र के अंदर 10 साल से लंबित पड़े हुए सारे फैसले को 5 ही महीने में इस सरकार ने निपटाया है और तीनों सेनाओं की 10 साल तक की जरूरियातों की आपूर्ति के लिए जो कार्यवाही करनी थी वो करने का काम इस सरकार ने समाप्त कर लिया है। दीनदयाल बीज सप्लाई योजना के तहत देश के हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारत सरकार ने हाथ में लिया है, जिसमें उत्पादन और वितरण इस क्षेत्रों में भारत सरकार इनिशिएटिव लेगी और घर तक बिजली पहुंचाने का काम राज्य सरकार के जिम्मे रहेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश में पहले से 24 घंटा बिजली पहुंची थी और राजस्थान में भी भारत सरकार के साथ एमओयू किया है और 1 साल में राजस्थान के हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचेंगी। मुझे आशा है कि हर राज्य भारत सरकार की इस योजना के साथ जुड़ेगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत के हर नागरिक के घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए आगे आएंगे। योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमारे ऋषि मुनियों ने दवाई बगैर के इंसान के जीवन की कल्पना योग के माध्यम से की थी। मोदी जी जब यूएन की नेशनल असेंबली में गए तब उन्होंने एक विषय दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखा था कि यूएन के माध्यम से योग दिन मनाया जाए और मुझे कहते हुए हर्ष है, बहुत अल्प समय के अंदर 170 से ज्यादा देशों ने इस पर सहमति जताई और 21 जून का दिन योग दिन के लिए पूरा विश्व मनाएगा। वो भारतीय संस्कृति और भारतीय एकता की बहुत बड़ी जीत है और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कूटनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जहां जहां मोदी जी गए, देश भर में, दुनिया भर में देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है और 7 ही महीनों में भारत देश के दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल रहा है। मित्रों, कोल ब्लॉक विधेयक, बीमा क्षेत्र का विधेयक, लैंड एक्विजिशन विधेयक और दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के विधेयक को और अब खनन विधेयक, ये सारे विधेयक जो आने थे उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से कैबिनेट ने मंजूर किया है और आने वाले दिनों में ये कानून दोनों संसद के सदनों में पारित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सवाल है, हमने बिहार के अंदर सदस्यता का 75 लाख का लक्ष्य हमारे कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। 75 लाख बिहार के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा और देश भर में 10 करोड़ का लक्ष्य रखकर हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन का और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विस्तार करने की दिशा में बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर कल मैंने बात की थी। यहाँ पर जिस तरह का एक अपवित्र गठबंधन शेप लेने जा रहा है, आकार ले रहा है, मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता इनकी एकता से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगी और संपूर्ण बहुमत के साथ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। और हमने एक हमारा इंटरनल असेसमेंट कर एक आकलन लगाया है कि आने वाले दिनों में हम 185 से ज्यादा सीट प्राप्त कर बिहार को भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी और मजबूत सरकार देंगे और बिहार को जंगल राज से मुक्त कर देंगे।
जब तक जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती थी, बिहार विकास के रास्ते पर था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था और जंगल राज से मुक्ति बनी हुई थी। जैसे ही जदयू की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया, बिहार फिर पुराने रास्ते पर चल रहा है, विकास थमा पड़ा है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और फिर से लोगों को जंगल राज का आभास हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बिहार विकास के रास्ते पर चला था और बिहार के अंदर सुशासन का अनुभव लोगों को हुआ था। आने वाले दिनों में हम बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करे, हम एक अच्छी सरकार देंगे, सुशासन देंगे और बिहार को देश के प्रमुख राज्यों की सूची में बहुत ही जल्द शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल होगी। मुझे जो बात करनी थी कर दी है। मुझे मालूम है इसमें से आप बहुत कम चीजों को छापेंगे, मगर जिसको छपवाना चाहते हैं वो अब आप पूछ सकते हैं। देखिए, जहां तक जनता परिवार के एक होने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से कतई चिंतित नहीं है, क्योंकि जनता परिवार में से जनता निकल गई है, सिर्फ परिवार बच गया है, वो चुनाव में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात है, वो उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। अभी कोई बात निश्चित नहीं हुई है। हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किसको करेंगे, कुछ तय नहीं। सर, आपने कहा कि मोदी सरकार ने जो चुनाव के समय वादे किए थे उसका रोड मैप तैयार किया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और विशेष ध्यान का वादा किया था, उसका रोड मैप क्या हुआ? दूसरी बात यह है कि सर, कल आपने अपनी रैली में बोला था कि पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में और बिजली के लिए हम कई सरकारें जो हैं, बीजेपी रूल सरकारें हैं, वो एमओयू कर रही हैं, लेकिन बिहार सरकार हमसे एमओयू नहीं करेगी। अभी पावर मिनिस्ट्री का एक 20 तारीख को सारे सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुआ था, जिसमें हर स्टेट से नीड असिस्टेंस ड्राफ्ट मांगा गया था। बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू सबमिट दैट। तो आपका बेसिस क्या है? और इसी में एक रिलेटेड सवाल है सर कि बिहार को 2417 करोड़ मिलने थे बिजली के क्षेत्र में, जिसका बजट स्लैश हुआ, 1650 करोड़ किया गया 2650 करोड़ से, और आज तक एक पैसा भी केंद्र के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार को नहीं दिया गया है। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? पहली बात, मैंने ये नहीं कहा कि बिहार की सरकार एग्रीमेंट करने के लिए आगे नहीं आएगी। मैंने ये कहा कि इस योजना को ये सरकार अमल में नहीं आ सकती, हमारी अच्छी सरकार आएगी तो अमल में लाएगी, ये कहा था। आपका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मोदी जी के वायदा किया था, सारे वायदे जो मोदी जी ने किए थे वो अच्छी सरकार आने के साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बिहार का विकास, न केवल बिहार का विकास, पूरे पूर्वी भारत का विकास मोदी सरकार के प्राथमिकता वाले एजेंडे में। विशेष राज्य का दर्जा भैया, हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। आप इसको जो समझना है वो समझिए। मैंने जो कहना था वो अच्छे से कहा। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। अमित शाह जी, आपने जवाब नहीं दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप देंगे या नहीं देंगे? मोदी जी ने वादा किया था। मैंने कहा भाई, जवाब दे दिया। एक ही एक बात दोहरा कर क्या करेंगे? निश्चित बीजेपी की सरकार आने वाली है और सुविधा के लिए कोई सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का कभी अंतर नहीं रखा है, मगर सुविधा देने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो राज्य सरकार से करना है, इसके बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। आप प्लीज इसको मिस इंटरप्रिट मत करिएगा। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी दे दे, अगर यहाँ मिसमैनेजमेंट है तो फायदा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। मोदी जी ने ये कहा था। अरे भैया, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने? एक सवाल इसी का, मगर बोलने तो दीजिए। कितनी भी सहायता देने के बाद भी अगर यहाँ मिसमैनेजमेंट वाली सरकार है
तो उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये मेरे कहने का अर्थ है। मोदी जी ने यह कहा था कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सूद समेत सारा मैं वापस कर दूंगा। अभी 8 महीने हो गए, अभी तक न सूद मिला, न कुछ मिला, न ब्याज मिला। ब्याज सूद सब मिल जाएगा। सरकार 5 साल के लिए आई है, 8 महीने के लिए नहीं आई। एक थोड़ी राह देखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक और सवाल मेरा है कि जैसे आपने दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि किरण बेदी को एक बोरो प्लेयर के तहत आपने कप्तान नियुक्त कर दिया चुनाव में, तो क्या हम उम्मीद करें कि बिहार में भी आप एक बोरो प्लेयर को कप्तान नियुक्त करेंगे या मंच पे बैठे आपके दाएं और बाएं नेताओं में से किसी एक को कप्तान नियुक्त मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। जवाब मैं दे चुका हूँ, आप शायद कहीं सोच में होंगे कहीं पर। सर ये ऐसा है, कल आपने नीतीश कुमार को भला बुरा कहा, आज उसका असर ये हुआ है। भला बुरा नहीं कहा, बुरा ही कहा है। आप कहा यार भला बुरा कहते हैं, आज भला बुरा नहीं कहा। आज उसका असर ये हुआ है कि जितने भी बैनर पोस्टर थे आपके सब हट गए हैं पटना से। ठीक है, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता। अमित शाह जी आपने किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की आप लोगों ने अपनी तरफ से घोषणा की है, उनके नाम का ऐलान किया है, लेकिन जो आज तक का सर्वे आया है उसमें अभी भी केजरीवाल को 41%, जबकि किरण बेदी को सिर्फ आज तक ने एजेंडा हाथ में लिया है आप पार्टी को जिताने का। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज तक चैनल का एजेंडा है कि आप पार्टी को कुछ भी कर जिता देना। इसलिए आज तक के कोई समाचार पर दिल्ली के मतदाता भरोसा न करे, उसको माने नहीं। चलिए, जी सीधा आरोप है और मैं प्रेस वार्ता के अंदर कहता हूं कि आज तक चैनल का एजेंडा है आप पार्टी को लॉन्च करने का, और इससे बड़ा येलो जर्नलिज्म का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। है नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा भाई। देखिए, मुझे जो लगता था मैंने कहा, काफी और चैनल भी हम न्यूट्रल टाइप का रिपोर्टिंग करती है, हो सकता है वो रिपोर्टिंग हमारे खिलाफ हो, लेकिन मगर मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा कि एजेंडा फिक्स है। नहीं, आप जनता को कैसे ये कहते हैं कि किसी चैनल को देखें, किसी चैनल को देखकर अपनी ओपिनियन नहीं, मैंने ऐसा चैनल को इस चैनल से अपनी ओपिनियन नहीं बनाएं। प्लीज चैनल कोई भी सुनिए, मैंने ये नहीं कहा ये चैनल मत देखिए। मैंने कहा है कि एजेंडा फिक्स है, जनता इसको कॉशियसली देखे। मैंने नहीं कहा न देखे। मैंने कृपया शांत रहे, कृपया शांत रहे। एक मिनट प्रकाश जी एक आदमी बोलिए, कोई एक आदमी। अरे एक व्यक्ति बोलिए ना भाई। जी नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। देखिए, मैं मेरा मत भी व्यक्त नहीं कर सकता क्या? मैंने मेरा मत व्यक्त किया है, लोगों को मानना न मानना लोगों पर छोड़ दीजिए। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं मेरा मत व्यक्त न कर पाऊं? मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। एक करके, वन बाय वन। जी ना, हम बोरो प्लेयर नहीं लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार समाज के प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। अब मेरा जवाब तो सुनिए भाई, जवाब तो सुनिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जवाब सुनिए। समाज के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले काफी लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। उसी तर्ज पर किरण बेदी जी को प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं आज आपको भरोसे से कहना चाहता हूं, जनता के बीच में हम घूमने वाले लोग हैं। निश्चित दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। एक आदमी बोलिए, एक आदमी कोई। भाई आपने 4 बार पूछ लिया, बैठे तो दूसरे
दूसरे लोगों को तो पूछने रवि उपाध्याय यूएनआई, रवि उपाध्याय यूएनआई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आप पार्टी नहीं है। एक कर नहीं, दोनों बातों से मैं इनकार करता हूं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी कुछ किया है। मेरी जानकारी में नहीं है, बिहार के नेताओं को आप पूछिएगा। कृपया कृपया, हो गया। देखिए, मैंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार से निकलने के बाद सरकार के हालात ठीक नहीं है और बिहार फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है। हाँ, एनडीए का है। चुनाव के वक्त दिख जाएंगे। चलिए, एक काल्पनिक सवाल है भैया, जब परिस्थिति खड़ी होगी तब हम फैसला करेंगे। नहीं, कल थे, कल सम्मेलन में भी रहे थे, शायद आप नहीं होंगे। कल शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ आए थे और सम्मेलन के अंदर शिरकत भी की। आज उनके घर में अभी अभी विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए आज वापिस हुए। देखिए, जहां तक किरण बेदी जी का सवाल है, किरण बेदी जी देश की पहली महिला आईपीएस अफसर है। उन्होंने पूरा जीवन क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर लोगों के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, जिनका करप्शन के खिलाफ लड़ाई में विश्वास है, वो सभी का स्वागत है। और किरण बेदी उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और किरण बेदी के प्रति दिल्ली की जनता की एक आस्था भी बनी हुई है और विशेषकर महिला सुरक्षा के लिए किरण बेदी पर दिल्ली की महिलाओं का बहुत बड़ा विश्वास है। मैं मानता हूं कि ये किरण बेदी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। नहीं, हम कभी समय से पहले चुनाव नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर सरकार अपना लोकतांत्रिक आयुष्य समाप्त करे। हम कभी अस्थिरता में विश्वास नहीं रखते। जूनियर सीनियर की व्याख्या मुझ पर कम से कम छोड़ दिया करिए। भैया, एक ही तो मुख्यमंत्री बनता, बाकी के लोगों का क्या होता? नहीं, बाकी के सीनियरों का क्या होता? ऐसे नहीं चलती पार्टी भाई। बिहार में चुनाव नजदीक आने पर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि हम किसी फेस को आगे रखकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और आगे रखकर लड़ना है तो किसको आगे रखकर लड़ेंगे, उस समय पर आपको तुरंत ही बता देंगे। आपको सब फोन कर रहे हैं क्या? अरे यार, कमाल आदमी हो। धन्यवाद। देखिए, कश्मीर के अंदर एक विचित्र प्रकार का मैंडेट आया हुआ है। हमने कश्मीर की दोनों पार्टियों से हमारी बातचीत चल रही है। सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो अभी तय नहीं है। और राज्यसभा का जहां तक सवाल है, हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। किसके साथ क्या होगा वो अभी कुछ तय नहीं।
नहीं, अभी कुछ तय नहीं है, ये किसी ने अपने आप ही बात फैलाई है। नहीं, पार्टी की ओर से इसको डिनाई कर दिया गया है। हमारे प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने तुरंत ही उसको डिनाई किया। नहीं, रजनीकांत जी के टच में पूरा देश है, सब लोग उनकी फिल्म देखते हैं। चलिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, नहीं, अपवित्र इसलिए कहा है कि पूरा जीवन लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की है। नीतीश जी 15-17 सालों से लालू जी के खिलाफ राजनीति की है। अब लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं ये निर्नैतिक गठबंधन है। नहीं, नीतीश जी हमारे साथ 17 साल रहे हैं। निर्नैतिक, अपवित्र मतलब निर्नैतिक। कहां किया है भैया? भाई, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सुशील जी कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।